Hello everyone, today we will discuss about expression for elastic potential energy of a spring. When a spring is stretched or compressed from its normal or equilibrium position x equal to 0 by a small distance x. देखो हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास बच्चों क्या है, ये कोई एक रिजिड बॉडी है, मान लो कोई एक वॉल है। अब स्प्रिंग का जो एक एंड है वो इस वॉल के साथ क्या है, अटैच है, और जो दूसरा एंड है स्प्रिंग का उसके साथ कोई बॉडी है अटैच, और जिसका मास क्या है हमारे पास m। और इसको हमने रखा किसके ऊपर हुआ, मान लो यहाँ पे नीचे क्या है, कुछ टेबल है, कोई टेबल पे रखी हुई है ये चीज़। जैसे हमारे पास ये देखो, ये मान लो टेबल होगी, ये मेरे पास वॉल होगी, ये हैंड मेरा वॉल हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, इसका एक एंड इसके साथ अटैच है, और जो दूसरा एंड है वो किसके साथ अटैच है, बॉडी है जिसका मास क्या है हमारे पास m। अब हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, पहले इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो क्या है, x इक्वल टू 0। जब हमने ना इसको स्ट्रेच किया ना कंप्रेस्ड किया, तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी। अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग को क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, यानी कि मैं क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा, ये मास m। मान लो मैंने उसको कितना कर दिया, ये स्मॉल डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x। अभी मैंने यहाँ से बॉडी को पकड़ा और उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे पीछे की तरफ ले गया उसको ऐसे, तो जिससे स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी। और वो कितना किया हमने, x। तो इस कंडीशन में हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई वो किस डायरेक्शन में लगाई, राइट हैंड साइड, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड। अब स्प्रिंग में क्या होगी, एक नई फोर्स लगेगी स्प्रिंग में, वो कौन सी लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम करेगी, जो स्प्रिंग है वो कहाँ पे आएगा, अपनी बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कहाँ पे आएगा, बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ये हमारे पास क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्ट करेगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की। क्या होती है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अगर राइट साइड लग रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगेगी, लेफ़्ट साइड। ऐसी हम कंप्रेस वाली कंडीशन करते हैं। मान लो मैंने स्प्रिंग को क्या कर दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, अब पहले यहाँ पे थी हमारे पास बॉडी, अब मैंने उसको क्या किया, ऐसे कंप्रेस कर दिया। कितना डिस्टेंस किया, वही सेम इसमें भी हम क्या मानते चलते हैं, x किया। तो इस कंडीशन में हमने अप्लाइड फोर्स किस तरफ लगाई, एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लगाई, इस तरफ लगाई। तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ। इसको हम क्या कह रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसके कारण हमारे पास क्या आता है, एक हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होगी, जो ये डिस्प्लेसमेंट किया हमने, जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ से हम इसको ये साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, k, और ये क्या है मेरे पास, x। लेकिन अब इसमें बच्चों चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किस तरफ था, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड। रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा,
माइनस, क्या लगाना, इक्वल करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो हमें क्या पता चला, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस के एक्स, इसके इक्वल होगी माइनस के एक्स। ऐसा इसी में होगा हमारे पास सेम कंडीशन। तो देखो हमने क्या लिखा, देन ए रिस्टोरिंग फोर्स इज डिवेल्प्ड इन द स्प्रिंग टू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। Restoring force is directly proportional to the displacement x and its direction is always opposite to the displacement, जिसके कारण हमारे पास क्या बना, जब ये चीज़ बन गई हमारे पास, तो हमारे पास जो f आया वो f की वैल्यू कितनी आई, f रिस्टोरिंग, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस के एक्स। इतनी कंडीशन समझ आ गई। और इसमें k क्या है, वेयर k इज कॉल्ड स्प्रिंग, या हम इसको ये भी कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट। फिर हम क्या कहते हैं, अब हमने ये भी कंडीशन देखी, अब मैंने एक ये भी चीज़ बताई, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होगी। किसके इक्वल एंड अपोजिट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स के। किसके इक्वल एंड अपोजिट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स के। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ। अगर मेरे को इन दोनों को इक्वेट करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू माइनस, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनी, प्लस के एक्स। हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स आ गई वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, प्लस के एक्स। फिर हम क्या कहते हैं, लेट द स्प्रिंग भी। अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या बात बताई हुई है तुम्हें, जब भी एनर्जी हम निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन। क्या करना पड़ता है, वर्क डन। पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, फिर टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने क्या किया, लेट द स्प्रिंग भी फर्दर स्ट्रेच थ्रू द डिस्टेंस dx। तो इसका मीन्स अगर मैं इसको फर्दर स्ट्रेच कर रहा हूँ थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल यानी कि नेग्लिजिबल, बिल्कुल नामात्र, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, dw f एक्सटर्नल इनटू में dx। अब हमें पता है क्या होती थी, डॉट प्रोडक्ट होती है। अगर डॉट प्रोडक्ट हो रही है तो एक्सटर्नल किस तरफ हो रहा है हमारे पास, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो इसी डायरेक्शन में लग रही है, राइट हैंड साइड। और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो भी किस तरफ कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो थीटा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट खोलता है तो हमारे पास कोस आता है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जिसके कारण हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, एफ एक्सटर्नल इंटू में dx। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, के एक्स इंटू में dx। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब देखो, अब हमें लिमिट देखनी है। लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक देखेंगे, इनिशियल लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू 0, और कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे हैं हम, x तक। तो ये तो बिल्कुल स्मॉल नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना था, इसलिए हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया, यानी कि नेग्लिजिबल। तो यहाँ से हमें ये पता चला भी कहाँ से लेके कहाँ तक लिमिट लगेगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x फाइनल। तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ लिखी भी हुई है लाइन, टोटल वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन क्या थी, x इक्वल टू 0, कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स। लिमिट क्या लगेगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे, dw हमारे पास क्या था, dw आया था kx dx। इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे w आ जाएगा। यहाँ से लिमिट क्या लगेगी, kx dx, लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x। तो w इक्वल टू k, यहाँ पे कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। अब जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता है वही टर्म्स अंदर रहती है, यानी कि x के रिस्पेक्ट है तो x अंदर रहेगा। तो x dx x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। तो पावर यहाँ पे क्या है, 1। फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x n प्लस 1, और पावर उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे पावर n की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो w इक्वल टू k, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे 2 डिवाइड में 2। तो 0 से लेके
कहाँ तक चल रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x। अपर लिमिट क्या है, x की जगह x, लोअर लिमिट क्या है 0, तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या रिजल्ट रह जाएगा, हाफ k/2। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, x की जगह x, तो x स्क्वायर माइनस x की जगह क्या है 0, लोअर लिमिट 0, तो हमारे पास क्या रहेगा w इक्वल टू हाफ kx²। अब यही जो हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किस में स्टोर होगा, एनर्जी में, और वो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।